नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। प्राणी कार्य की एवं प्रतिरक्षा विज्ञान की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में हम परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में जाना था। उसके बाद में हम रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे थे। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर परिसंचरण माध्यम रक्त या ब्लड होता है। ये रक्त परिसंचरण तंत्र, इसकी हम चर्चा यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ में कर रहे हैं। जो अधिकांश कशेरुकी प्राणी हैं उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम मनुष्य के संदर्भ में इसकी बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर परिसंचरण माध्यम रक्त है, जो रक्त नलिकाओं या ब्लड वेसल्स में परिवहित होता है। इसमें धमनियाँ हैं, शिराएँ हैं और हृदय नामक संरचना के द्वारा इसको पंप किया जाता है। इसमें हम रक्त के रासायनिक संगठन की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि रक्त जो है वो एक तरल संयोजी उत्तक है। ये एकमात्र संयोजी उत्तक है जो तरल रूप में पाया जाता है। इसका जो अधात्री या जो मैट्रिक्स होता है वो तरल रूप में होता है, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। इसका 55% भाग जो है वो प्लाज्मा ही होता है और प्लाज्मा में विभिन्न कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की रक्त प्रोटीन उसमें पाई जाती हैं। उसकी चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में की थी। उसके बाद में रक्त का जो दूसरा घटक है वो है रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स। तो यहाँ पर आज इस व्याख्यान में हम ब्लड कार्पल्स की बात करेंगे। रक्त में मैंने आपको बताया कि 45% जो भाग है वो इन कोशिकाओं या कणिकाओं से बना होता है, जिसमें अधिकांश जो है वो लाल रक्त कणिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जिनको लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी या जिनको इरिथ्रोसाइट कहते हैं। दूसरी जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो श्वेत रक्त कणिकाएं कहलाती हैं, जिनको डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और तीसरी जो रक्त कणिकाएं हैं जो रक्त प्लेटलेट्स कहलाती हैं या जिनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तीनों प्रकार की रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो अधिकांश जो रक्त कणिकाएं हैं वो आरबीसी के रूप में उपस्थित होती हैं। इसी के कारण से जो रक्त का रंग है वो लाल दिखाई देता है। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो लाल होता है। इसी के कारण से आरबीसी जो है वो लाल रंग की दिखाई देती हैं और इसी कारण से जो रक्त है या ब्लड है उसका रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि वास्तव में जो प्लाज्मा होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। आरबीसी जो हैं वो अधिकांश जो कशेरुकी प्राणी हैं उनमें आरबीसी पाई जाती हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे लैक्टोसिफेलस लार्वा है या कैनेक्टिकाइडी वंश की जो मछलियां हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी समस्त जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें आरबीसी पाई जाती हैं। वैसे तो अकशेरुकी प्राणियों में आरबीसी नहीं पाई जाती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ प्राणी जैसे ग्लाइशेरा, फोरोनिस, आर्क और थियोन, इनमें आरबीसी हैं वो पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो अपवाद हैं इनको ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। तो इन अपवादों को छोड़ दिया जाए तो समस्त जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें आरबीसी पाई जाती हैं और सामान्यतः जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें आरबीसी नहीं पाई जाती। आरबीसी का आकार कई रूप में देखने को मिलता है। ये वृत्ताकार हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं या बाइकॉन्वेक्स या जिसको उभयोतल कहते हैं हो सकती हैं। स्तनधारियों में जो आरबीसी हैं वो केंद्रक विहीन होती हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना, बाकी जो कशेरुकी प्राणी हैं अगर स्तनधारियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो पीसीज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं और एवीज हैं, उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन जो स्तनधारी हैं उनकी परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, जब आरबीसी बनती हैं तो प्रारंभिक उसकी जो स्टेज हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन बाद में उसके केंद्रक और बाकी जो कोशिकांग हैं, दोहरी झिल्ली युग वाले कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाय है, अंतःप्रद्रवीजालिका है, ये सारी संरचनाएं उसमें विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं और वो केंद्रक विहीन आरबीसी होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन उसके अंदर समाहित हो सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को कैरी किया जा सके। इस कारण से जो आरबीसी हैं वो केंद्रक विहीन होती हैं और इसी कारण से उसका जो लाइफ स्पान होता है, जो जीवन काल होता है, वो 120 दिन का ही होता है, क्योंकि केंद्रक उनमें अनुपस्थित होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्रक के कारण ही उसकी जो किसी कोशिका की समस्त जो क्रियाएं हैं उसका नियमन जो है वो रेगुलेटरी जो उसका कोशिकांग है वो केंद्रक ही होता है, लेकिन इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्तनधारी हैं, कुछ स्तनधारी हैं जैसे ऊंट है या लामा है, लामा एक ऊंट जैसा ही प्राणी होता है, तो इन प्राणियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये अपवाद हैं। बाकी
समस्त जो स्तनधारी हैं उनकी आरबीसी जो है वो केंद्रक विहीन होती हैं, लेकिन बाकी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगर इनकी आकार की बात करें तो ये स्तनधारियों में आरबीसी छोटी होती हैं, जिसमें कस्तूरी मृग जो है मस्क डियर उसकी आरबीसी सबसे छोटी होती है जो 2.5 माइक्रोन की होती है। और सबसे बड़ी आरबीसी अगर उसकी बात करें तो उभयचरों में सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती हैं, जैसे एम्फियोमा नामक जो उभयचर है उसकी आरबीसी लगभग 75 माइक्रोन की होती है। तो स्तनधारियों की आरबीसी छोटी होती हैं, उभयचरों में बड़ी आरबीसी होती हैं। संख्या की बात करें तो स्तनधारियों में सर्वाधिक संख्या में आरबीसी होती हैं। जैसे हाथी की बात करें तो हाथी में लगभग 1 करोड़ 4 लाख आरबीसी पर mm क्यूब, यानी 1 mm आयतन में 1 करोड़ से ज़्यादा आरबीसी पाई जाती हैं। उभयचरों में इनकी संख्या कम होती है, मछलियों में कम होती है। उभयचर संख्या में अगर हम देखें तो उभयचरों में और मछलियों में सबसे कम होती है, बाकी स्तनधारियों में सर्वाधिक होती है। मनुष्य की जो आरबीसी है उसका जो आकार है वो 7.5 माइक्रोन होता है, और संख्या में पुरुषों में आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होती है, महिलाओं में कम होती है। ऐसा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण भी होता है। दूसरा, जो महिलाएं हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लड लॉस होता है, ब्लीडिंग होती है, इसी के कारण से भी जो आरबीसी है उनकी संख्या कम रहती है। तो पुरुषों में पर mm क्यूब ये 55 लाख होती हैं, लगभग 50 से 55 लाख होती हैं, जबकि महिलाओं में इसकी संख्या लगभग 45 लाख पर mm क्यूब होती है। नवजात शिशुओं में आरबीसी की मात्रा सर्वाधिक होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस दौरान हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न होती है, और हाइपोक्सिया की स्थिति यानी ऑक्सीजन जो है उसकी कमी होती है। ऐसी स्थिति जो है वो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करती है, और इसी कारण से जो नवजात शिशु होते हैं यानी जन्म के समय जो बच्चा होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में आरबीसी पाई जाती हैं, जिनकी जो संख्या है वो लगभग 67 लाख या हम कह सकते हैं 6.7 मिलियन पर mm क्यूब होती है। फिर धीरे धीरे जो ये संख्या वो कम होती जाती है, और जो बाद में है वो एक वयस्क के समान हो जाती है। आरबीसी जो है उसका जो कलर है वो एक सिंगल आरबीसी का कलर जो है वो हल्का पीला होता है, लेकिन ये झुंड में आरबीसी जब होती हैं तो वो लाल रंग की दिखाई देती हैं। और ये जो कलर का जो कारण है वो उसमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन जो नामक श्वसन वर्णक है, जो आयरन को इसमें पाया जाता है, और ऑक्सीजन उससे जितने ज़्यादा जुड़ी होती है उतना ही उसका जो कलर है वो ज़्यादा डार्क रेड होता है। तो जितना ब्लड ज़्यादा डार्क रेड दिखाई देता है, ब्राइट रेड दिखाई देता है, उसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो उसमें उतनी ही मात्रा में उपस्थित है। तो इसी के कारण से आरबीसी का रंग लाल दिखाई देता है, और फलस्वरूप जो रक्त है वो लाल रंग का दिखाई देता है। दोहरी एक परिपक्व आरबीसी में मैंने आपको बताया कि जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाय है, ईआर है, ये सारी संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं, केंद्रक अनुपस्थित होता है, और हीमोग्लोबिन उनमें पाया जाता है। आरबीसी की संख्या के आधार पर कई प्रकार की असामान्यताएं जो हैं वो व्यक्तियों में देखने को मिलती हैं। अगर आरबीसी की संख्या कम होती है, फलस्वरूप हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता ऐसे व्यक्तियों की कम होती है। तो ऐसी स्थिति जो है जिसको खून की कमी सामान्यतः कह दिया जाता है, एनीमिया जिसको कहते हैं। एनीमिया कई कारणों से हो सकता है, जिसके कारण से कई प्रकार से उसको डिफ्रेंशिएट या विभाजित किया जा सकता है। अगर आरबीसी जो है आरबीसी के संश्लेषण के दौरान या हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के दौरान कई प्रकार के जो विटामिन्स हैं या जो मिनरल्स हैं उनकी आवश्यकता होती है। उसमें से किसी मिनरल्स या विटामिन्स की कमी होने के कारण हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाता है या आरबीसी का संश्लेषण कम हो जाता है, और ऐसी स्थिति में एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। तो कई प्रकार का एनीमिया है वो देखा जाता है। जैसे एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसमें आरबीसी की जो आकार है वो बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है, ये जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो विटामिन B12 की कमी या फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। ये जो दोनों जो विटामिन्स हैं ये डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो आरबीसी में जो डीएनए संश्लेषण है वो डिले हो जाता है इनकी कमी के कारण, और जब डीएनए संश्लेषण डिले हो जाता है तो आरबीसी में जो डिवीजन है, जो विभाजन है, वो धीमा हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसी जो आरबीसी हैं, चूंकि उनका सेल डिवीजन है वो धीमा हो जाता है, तो उनका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ऐसी आरबीसी जो होती है उनका आकार बढ़ जाता है, फलस्वरूप उनके रप्चर होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, उनका हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है वो बाहर निकल जाता है, और इनका जो लाइफ स्पान है वो छोटा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी इनके रप्चर हो जाने से या इनके टूट जाने से हीमोग्लोबिन जो है वो बाहर निकल जाता है, फलस्वरूप ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार का एनीमिया होता है। दूसरा, अगर आयरन की कमी होती है तो आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में जो आरबीसी होती हैं उनमें कम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उनका आकार छोटा हो जाता है।
ऐसी आरबीसी जो हैं वो छोटी होती हैं, अतः इसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। और माइक्रोसाइटिक जो एनीमिया है वो भी एक एनीमिया का ही प्रकार है जो आयरन की कमी के कारण या आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है। तीसरा जो एनीमिया जिसको पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, ये विटामिन B12 की कमी से होता है। ये विटामिन B12 की कमी है वो कई कारण से हो सकती है। मान लीजिए कि हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें विटामिन B12 कम है, ऐसी स्थिति में जो ब्लड है उसमें विटामिन B12 कम पहुंचता है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि विटामिन B12 के अवशोषण के लिए हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो अपना स्टोमक है वो एक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है, एक प्रोटीन रिलीज करता है जो विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। अगर उस इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होती है या उस प्रोटीन का अभाव होता है, ऐसी स्थिति में विटामिन B12 का अवशोषण नहीं हो पाता और आरबीसी का जो है वो प्रॉपर संश्लेषण नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति के कारण जो एनीमिया होता है उसको पर्नीशियस एनीमिया कहा जाता है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पर्नीशियस एनीमिया क्यों होता है, तो वो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। तो एनीमिया कई प्रकार का होता है। एक एप्लास्टिक एनीमिया होता है। हम जानते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या जो प्लेटलेट्स हैं या जितने भी ये रुधिर कणिकाएं हैं, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में होता है। तो कई बार बोन मैरो में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने के कारण या कैंसर हो जाने के कारण इनका निर्माण नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में बोन मैरो रिप्लेसमेंट किया जाता है, तो इसको एप्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। तो कई प्रकार का एनीमिया होता है। तो आरबीसी की कमी संख्या में कमी हो जाना एनीमिया या खून की कमी कहलाती है। दूसरा पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है कि आरबीसी की संख्या बढ़ जाना, आरबीसी के नंबर्स बढ़ जाना। कई कारण से पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। किसी प्रकार का लंग इन्फेक्शन होने पर भी पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, या डिहाइड्रेशन की कंडीशन में पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। तो पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है आरबीसी की संख्या में अधिकता। एनीमिया मैंने आपको बता दिया कुछ कई प्रकार का, जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो ये एनीमिया के डिफरेंट टाइप हैं, एप्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। अब आरबीसी का जो सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट है जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा उसमें समाहित हो, इस कारण से आरबीसी जो है वो केंद्रक विहीन होती हैं, बाकी कोशिकांग भी उसमें नहीं पाए जाते। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ी चर्चा हमने श्वसन तंत्र जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको थोड़ा बताया था। एक बार पुनः उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। जो इसका प्रमुख कार्य है वो ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। हालांकि ये कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी करता है, लेकिन इसका प्रमुख कार्य जो है वो ऑक्सीजन का वहन करना होता है। लगभग 98% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही कैरी होती है। हीमोग्लोबिन एक कार्बनिक अणु है जिसमें दो घटक होते हैं। इसमें एक हीम समूह होता है और दूसरा इसमें ग्लोबिन प्रोटीन होती है। हीम समूह जो है इसका लगभग हीमोग्लोबिन का जो 4% जो भाग है वो हीम समूह के रूप में होता है। बाकी 96% जो है वो प्रोटीन होती है जिसको ग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो एक हीमोग्लोबिन के अणु में 4 ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती हैं। मनुष्य के अगर हम वयस्क के हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसमें 4 ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती हैं, जिसमें 2 अल्फा टाइप की श्रृंखलाएं होती हैं और 2 बीटा टाइप की श्रृंखलाएं होती हैं। तो ये 4 ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती हैं और 4 ही हीम समूह पाए जाते हैं। 4 हीम समूह इन 4 ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़े होते हैं। प्रत्येक हीम समूह के साथ एक ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ी होती है। इस प्रकार एक हीमोग्लोबिन अणु में 4 हीम समूह और 4 ग्लोबिन प्रोटीन होती हैं। अब अगर हम एक हीम समूह की बात करें कि हीम समूह का संश्लेषण कैसे होता है, तो एक हीम समूह में 2 घटक होते हैं। एक वलय होती है जिसको प्रोटोपोरफायरिन वलय कहते हैं और दूसरा जो इसका घटक होता है वो आयरन होता है। तो हम बात करते हैं एक हीम समूह की। एक हीम समूह में मैंने आपको बताया कि एक वलय या रिंग होती है जिसको प्रोटोपोरफायरिन रिंग कहते हैं। इस प्रोटोपोरफायरिन रिंग का जो निर्माण है वो 4 वलयों के द्वारा होता है। ये चारों जो वलय हैं ये पायरोल वलय कहलाती हैं। तो ये 4 पायरोल वलय मिलके एक प्रोटोपोरफायरिन रिंग का निर्माण करती हैं। तो ये एक प्रोटोपोरफायरिन रिंग है। इस प्रोटोपोरफायरिन रिंग के सेंटर में आयरन मौजूद होता है और ये आयरन जो है वो अपनी +2 स्टेज में होता है, यानी फेरस अवस्था में होता है, ये फेरिक अवस्था में नहीं होता है। ये जो आयरन है इन पायरोल वलय से जुड़ा होता है। इसके साथ ही जो आयरन है वो एक तरफ जो ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़ा होगा, एक ग्लोबिन प्रोटीन से ये जुड़ा होगा, अल्फा हो सकती है, बीटा हो सकती है, और दूसरी तरफ ये आयरन है वो ऑक्सीजन से जुड़ता है।
तो आयरन की 6 संयोजकताएं पूरी होती हैं, 4 संयोजकताएं इसकी पायरोल रिंग से जुड़ने के कारण हो जाती हैं। बाकी जो 2 संयोजकताएं हैं वो एक संयोजकता ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़कर पूरी होती है और दूसरी तरफ ये ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना यहाँ पर रिवर्सिबल होता है, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाती है या वापस हट जाती है। तो इस दौरान ऑक्सीजन के जुड़ने से आयरन जो है उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो परिवर्तित नहीं होती है, ये +2 से +2 फॉर्म में ही रहता है, ये +3 यानी फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। अतः इसको ऑक्सीडेशन नहीं कहते हैं बल्कि ये ऑक्सीजनेशन कहलाता है। ये एक रिवर्सिबल जो प्रक्रिया या अभिक्रिया होती है। तो ऑक्सीजन एक तरफ आयरन से जुड़ता है, दूसरी तरफ ये ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़ता है। तो ये जो एक संरचना यहाँ पर बन रही है ये एक हीम अणु होती है और ऐसे 4 हीम अणु मिलके एक हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे जो 4 जो संरचनाएं हैं वो मिलके एक हीमोग्लोबिन का निर्माण करती हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है उस हीमोग्लोबिन में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 प्रोटोपोरफायरिन वलय होती हैं और 4 प्रोटोपोरफायरिन वलय के साथ 4 ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ी होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो पायरोल वलय होती हैं, पायरोल वलय का संश्लेषण कैसे होता है। तो प्रत्येक एक जो हीम है उसमें 4 पायरोल वलय होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन अणु में इस प्रकार से 4 × 4 यानी टोटल 16 पायरोल वलय होती हैं। एक पायरोल वलय का जो संश्लेषण है वो 2 सक्सिनाइल कोए के जो अणु हैं वो जब 2 ग्लाइसिन जो एमिनो एसिड है उसके साथ जुड़ते हैं तो एक पायरोल वलय बनती है। 4 पायरोल वलय मिलके एक प्रोटोपोरफायरिन वलय का निर्माण करते हैं। जब प्रोटोपोरफायरिन वलय के साथ आयरन जुड़ जाता है तो हीम का निर्माण हो जाता है और 4 हीम उसके साथ 4 ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ के जिसमें 2 अल्फा श्रृंखलाएं होती हैं और 2 बीटा श्रृंखलाएं होती हैं, ये मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करती हैं। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले जो ये ग्लोबिन प्रोटीन है ये कंजर्वेटिव प्रोटीन है। कंजर्वेटिव प्रोटीन का मतलब है कि उद्विकास के दौरान ये कंजर्वेशन रहा है, मतलब इसमें बहुत ही कम प्रकार के जो रूपांतरण हैं वो देखने को मिले हैं। इसकी जो 2 फैमिली हैं, इसकी 2 फैमिली हैं, ये वैसे डुप्लीकेट जीन भी कहलाते हैं। इसको कोड करने वाले जो जीन हैं वो डुप्लीकेट जीन कहलाते हैं, यानी इसमें थोड़ा सा चेंज होने के कारण उसकी एक दूसरी कॉपी जो है वो बन गई है, तो डुप्लीकेट जीन कहलाती हैं। हालांकि ये जो 2 फैमिली है ग्लोबिन प्रोटीन की, जिसमें एक अल्फा फैमिली मानी जाती है, दूसरी बीटा फैमिली मानी जाती है, इन दोनों जो फैमिली हैं उनके जो जीन हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं। अल्फा फैमिली या अल्फा जो प्रोटीन है उसके जीन जो हैं वो 11 नंबर क्रोमोसोम पे उपस्थित होते हैं, जबकि बीटा फैमिली की जो जीन है वो 16 नंबर क्रोमोसोम पे उपस्थित होते हैं। अल्फा फैमिली में एक अल्फा प्रोटीन होती है या जीटा प्रोटीन हो सकती है। इसके 2 डुप्लीकेट जीन होते हैं, जो एक जीन जो अल्फा श्रृंखला का संश्लेषण करता है जो अल्फा जीन होता है, दूसरा जो इससे थोड़ी भिन्न जीटा श्रृंखला का संश्लेषण करता है। बीटा जो फैमिली है इसमें 3 प्रकार की श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, एक बीटा, दूसरी एप्सिलॉन और तीसरी डेल्टा। इसके जो जीन है वो 16 नंबर क्रोमोसोम पे उपस्थित होते हैं। तो 16 नंबर क्रोमोसोम पे जो बीटा फैमिली के जीन होते हैं ये 3 प्रकार की प्रोटीन इसमें देखने को मिलती हैं, बीटा, एप्सिलॉन और डेल्टा। जबकि अल्फा फैमिली की जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाए जाते हैं। इसके जो डुप्लीकेट जीन हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक जो अल्फा प्रोटीन का संश्लेषण करता है, दूसरा एप्सिलॉन। तो ये उद्विकास के दौरान अब किसी जीव की इस प्रोटीन में कितनी भिन्नता है इसके आधार पे ये देखा जाता है कि उसमें उद्विकास की दूरी कितनी है, वो उस प्राणी से कितना दूर है। तो इसके आधार पे हम ये तय करते हैं कि उद्विकास इतिहास क्या रहा है। जैसे मनुष्य की मान लीजिए अल्फा प्रोटीन जो दूसरे प्राणी जैसे मान लीजिए चिंपांजी के साथ उसकी कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा समानताएं देखने को मिलेंगी। इसका मतलब है कि उसका नज़दीकी रिश्तेदार है या उसके उद्विकास के दौरान चिंपांजी है वो मनुष्य के ज़्यादा नज़दीक है। तो ये कुछ जो प्रोटीन है इसके आधार पे उसका उद्विकास या इवोल्यूशन को समझने में भी इनका काफ़ी योगदान होता है। तो अलग अलग टाइम में ये अलग अलग प्रकार की परिवर्तन के दौरान ये अलग अलग प्रकार की जो प्रोटीन उनके जीन हैं वो स्विच ऑन होते हैं। उसके बाद में जीन स्विचिंग की प्रक्रिया के दौरान किसी दूसरे प्रोटीन का जीन स्विच ऑन होता है और उसका संश्लेषण होता है। इसके आधार पे कई प्रकार के हीमोग्लोबिन बनते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 3 प्रकार के हीमोग्लोबिन हैं। हालांकि कुछ और हीमोग्लोबिन भी हैं, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण प्रकार के हीमोग्लोबिन मनुष्यों में देखने को मिलते हैं। इसमें एक फिटल हीमोग्लोबिन होता है जो भ्रूणीय अवस्था के दौरान बनता है, जिसकी जो प्रोटीन है वो अल्फा-2 गामा-2 होती है, यानी इसमें 2 अल्फा प्रोटीन और 2 गामा प्रोटीन होती हैं। गामा प्रोटीन भी बीटा फैमिली में आता है।
इसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। बीटा फैमिली में डेल्टा के साथ एक गामा प्रोटीन भी होती है। तो अल्फा 2 गामा 2 अगर प्रोटीन होती है तो फीटल हीमोग्लोबिन होता है। इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। एडल्ट के हीमोग्लोबिन की अपेक्षा ये ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की बंधुता इसकी बीटा प्रोटीन की अपेक्षा जो गामा प्रोटीन होती है उसकी ऑक्सीजन से बाइंडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इसी कारण से ये अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। दूसरा जो हीमोग्लोबिन है जिसको अडल्ट हीमोग्लोबिन HbA कहते हैं। HbA जो अधिकांश मनुष्यों में पाया जाता है, लगभग 97.5% में इसी प्रकार का मनुष्यों में इसी प्रकार का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें अल्फा 2 बीटा 2 श्रृंखलाएं होती हैं और इसकी ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी फीटल हीमोग्लोबिन की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। तीसरा जो हीमोग्लोबिन है जो अडल्ट हीमोग्लोबिन ही होता है, लेकिन बहुत कम मनुष्यों में देखने को मिलता है, रेयर मिलता है। 2.5% मनुष्य में यह पाया जाता है, जिसमें अल्फा 2 डेल्टा 2 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखना है कि फीटल हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होती है और ये आवश्यक भी होता है, क्योंकि जब मदर से बच्चे में जो गर्भस्थ जो शिशु है उसमें या जो भ्रूण है उसमें जब ऑक्सीजन डिलीवर होती है तो वहाँ पर डबल बोर इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसा कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था। तो माता के ब्लड से उस बच्चे के ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो, इसके लिए ज़रूरी होता है कि उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा हो। तो वहाँ पर जो भ्रूण है उसकी हीमोग्लोबिन में ये फीटल हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें गामा प्रोटीन पाई जाती है। एक मैंने आपको बताया था कि जो 2,3-BPGA है, बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो इस फीटल हीमोग्लोबिन को प्रभावित नहीं करता है, जिसके कारण से उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। जबकि वो अडल्ट हीमोग्लोबिन को BPGA की मात्रा बढ़ने के साथ साथ उसकी ऑक्सीजन की जो डिसोसिएशन जो है वो बढ़ जाता है, वैसा फीटल हीमोग्लोबिन में नहीं होता है। तो ये कुछ हीमोग्लोबिन के टाइप हैं जो इसमें कौन सी प्रोटीन श्रृंखला मौजूद है उसके आधार पर ये तय होते हैं। अल्फा श्रृंखला जिसमें जो होती है उसमें 141 अमीनो एसिड होते हैं, जबकि बीटा श्रृंखला में 146 अमीनो एसिड होते हैं। इन ग्लोबिन श्रृंखलाओं में भी अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, जैसे अल्फा श्रृंखला में होता है या बीटा श्रृंखला में कोई चेंजेस आता है, उसके कारण से अगर हीमोग्लोबिन जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो अगर डिस्टर्ब होती है तो ऐसी कंडीशन है वो थैलीसीमिया कहलाती है। ऐसी कंडीशन में भी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इसको भी खून की कमी कहा जा सकता है। तो थैलीसीमिया है वो दो प्रकार का होता है, अल्फा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया। अगर अल्फा श्रृंखला में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से हीमोग्लोबिन की संरचना या हीमोग्लोबिन कम बनता है तो वह अल्फा थैलीसीमिया कहलाता है, और बीटा थैलीसीमिया में बीटा श्रृंखला में किसी प्रकार का परिवर्तन होने के कारण होता है। एक हीमोग्लोबिन की संरचना कैसी होती है इसको यहाँ पर और थोड़ा देख लीजिए। ये 4 पायरोल रिंग हैं, यहाँ पर ये 4 पायरोल रिंग हैं। चारों पायरोल रिंग मैंने आपको जनरली एक सामान्य डायग्राम से आपको बताया था। 4 पायरोल रिंग आपस में जुड़ी होती हैं, सेंटर में आयरन होता है। प्रत्येक जो आयरन है वो प्रत्येक पायरोल जो रिंग है उससे जुड़ा होता है, और उसके बाद में जो ये इसकी 2 संयोजकताएँ जो हैं वो आयरन की, वो ग्लोबिन प्रोटीन से कंप्लीट, एक तरफ वो ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़ा होता है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तो ये एक हीमोग्लोबिन की संरचना है, एक हीम समूह की संरचना है। और ऐसे 4 हीम समूह जब 4 ग्लोबिन प्रोटीन से जुड़ के ये एक प्रोटीन जो बनती है, ये ओलिगोमेरिक जो प्रोटीन बनती है, ये हीमोग्लोबिन होती है। उसके बाद में आरबीसी पे हम पुनः आते हैं। आरबीसी के कौन कौन से भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण क्या क्या है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। रोलेक्स का मतलब होता है कि आरबीसी जब ब्लड वेसल से प्रवाहित होती है तो इस दौरान वो सिक्कों की तरह एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज हो जाती है। इस तरह से इनका व्यवस्थित हो जाना जो है वो रोलेक्स कहलाता है, जिस कारण से वो एक स्तंभ के रूप में से गुजरती है। क्रीनेशन का मतलब होता है प्लाज्मा से जब पानी वो वाष्पीकरण के द्वारा बाहर निकल जाता है तो प्लाज्मा सांद्रित हो जाता है, जिसको क्रीनेशन कह देते हैं। हेमोलाइसिस का मतलब है कि कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण से आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है वो बाहर निकल जाता है आरबीसी से, उसको हीमोलाइसिस कहते हैं। जैसे कुछ जो वसा विलायक हैं उसकी उपस्थिति में, या कोई सर्प विष है, सर्प विष की उपस्थिति के कारण से, या फिर मान लीजिए कुछ पित्त लवण है उनकी उपस्थिति में जो आरबीसी जो है उससे हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाता है तो उसको हीमोलाइसिस कहा जाता है। आरबीसी का अपघटन कह देते हैं उसको। एक प्रक्रिया होती है समूहन या एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है कि आरबीसी जो है वो एक स्थान पे एकत्रित हो जाए, गुच्छे के रूप में इकट्ठी हो जाए तो उसको समूहन कह देते हैं।
समूहन जो है वो किसी एंटीजन की उपस्थिति के कारण हो सकता है। गलत रक्त अध्ययन के दौरान भी समूहन देखने को मिलता है, या फिर ये ग्लूकोज सॉल्यूशन में हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षाएं हैं, या ग्लूकोज सॉल्यूशन है, या कोई साल्ट का सॉल्यूशन है, ऐसी जो स्थितियां हैं वो एग्लूटिनेशन को प्रेरित करती हैं। आरबीसी हैं वो गुच्छे के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। तो ये कुछ आरबीसी के भौतिक गुण होते हैं। उसके बाद में आरबीसी का निर्माण कैसे होता है? आरबीसी का निर्माण जो है वो इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। शरीर में आरबीसी के उत्पादन की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। हम जानते हैं कि सभी प्रकार की जो रुधिर कणिकाएं हैं उनका उत्पादन जो है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में स्टेम सेल पाई जाती हैं। स्टेम सेल वो सेल होती हैं, वो कोशिकाएं होती हैं जो शरीर की बाकी जो दूसरी कोशिकाओं का निर्माण भी कर सकें। ऐसी जो सेल्स हैं वो स्टेम सेल्स कहलाती हैं। उनकी क्षमता कितने प्रकार की सेल निर्माण करने की होती है उसके आधार पर जो स्टेम सेल्स हैं वो उनको 3 प्रकार में बांटा जाता है, जिसमें पूर्ण शक्त कोशिकाएं होती हैं, बहुशक्त कोशिकाएं होती हैं, और जिसको टोटिपोटेंट सेल कह देते हैं, प्लूरिपोटेंट सेल कह देते हैं, और मल्टीपोटेंट सेल कह देते हैं। टोटिपोटेंट का मतलब होता है, टोटिपोटेंट स्टेम सेल वो स्टेम सेल होती हैं जो शरीर की सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर दें, तो वो टोटिपोटेंट स्टेम सेल कहलाती हैं। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल वो होती हैं जो शरीर की सभी कोशिकाओं का निर्माण तो नहीं कर पाती हैं, लेकिन जो एक जनन स्तर की सभी प्रकार की कोशिकाओं को बना दें, वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कहलाती हैं। तीसरी जो होती है वो मल्टीपोटेंट होती हैं, यानी इनकी क्षमता जो है वो प्लूरिपोटेंट से भी कम होती है। तो जो अपना बोन मैरो होता है उसमें प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल पाई जाती हैं। इसमें लगभग 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक जो है जिनको माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल कहते हैं। दूसरी जो 3 प्रकार की स्टेम सेल होती हैं। एक माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल होती हैं, दूसरी जो होती हैं वो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल होती हैं, और तीसरी जो मेगा कैरियोसाइट होती हैं। जो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल होती हैं वो आरबीसी का निर्माण कर देती हैं, और न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल इनका निर्माण कर देती हैं, मोनोसाइट का निर्माण कर देती हैं। ये कोशिकाएं जो है वो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल कहलाती हैं। दूसरी लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल जो है वो लिम्फोसाइट, जिसमें टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट आते हैं, उन लिम्फोसाइट का उत्पादन करती हैं। डेंड्राइटिक सेल का निर्माण कर देती हैं। तीसरी जो मेगा कैरियोब्लास्ट या मेगा कैरियोसाइट होती हैं वो प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं। तो ये स्टेम सेल पाई जाती हैं। एरिथ्रोपोइसिस या आरबीसी का उत्पादन करने वाली जो सेल्स होती हैं वो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल होती हैं। उनमें आगे विभाजन से जो हैं वो हिमेटोसाइटोब्लास्ट बनती हैं जो आरबीसी का निर्माण करती हैं। आरबीसी का जो निर्माण है वो शरीर के किस भाग में होता है, इसके आधार पे जो एरिथ्रोपोइसिस है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था में, यानी प्रारंभ में जब आरबीसी का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है, वहाँ से लेकर प्रारंभिक 3 माह तक जो आरबीसी का जो निर्माण है वो यॉर्कशेक में होता है, पित्तक कोष में होता है। तो वो जो इरिथ्रोपोइसिस है वो मीजोब्लास्टिक इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। उसके बाद में आरबीसी का उत्पादन जब लीवर का निर्माण हो जाता है, स्प्लीन बन जाता है, तो आरबीसी का जो निर्माण है वो लीवर में और स्प्लीन में होने लगता है, प्लीहा में होने लगता है। तो वो जो इरिथ्रोपोइसिस है इसको हेपेटिक इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और भ्रूणीय परिवर्तन के अंतिम 7वें महीने से 9वें महीने तक, यानी अंतिम 2-3 महीने में फिर आरबीसी का जो उत्पादन है वो बोन्स में शुरू हो जाता है, हड्डियों में शुरू हो जाता है, हड्डियों की बोन मैरो में प्रारंभ हो जाता है। तो उसको माइलॉइड इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। उसके ये जन्म तक यही चलता है। उसके बाद में जन्म के बाद में जो इरिथ्रोपोइसिस है वो मेड्यूलरी इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। प्रारंभ में जो बच्चा होता है उसकी जो हड्डियां होती हैं सभी हड्डियों में बोन मैरो भरा होता है, वहाँ आरबीसी का या इन रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है, लेकिन बाद में वो कुछ सीमित क्षेत्रों में तक ही ये सीमित रह जाता है। बड़ी हड्डियों में सामान्यतः फिर ये नहीं होता है। छोटी हड्डियाँ जैसे स्टर्नम है या जो रिब्स हैं उनमें इरिथ्रोपोइसिस जारी रहता है, तो उसको मेड्यूलरी इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो 4 प्रकार से इरिथ्रोपोइसिस जो है उसको हम बांट सकते हैं। प्रारंभ में जब ये पित्तक कोष में होता है तो मीजोब्लास्टिक, फिर लीवर से हेपेटिक, फिर माइलॉइड और फिर मेड्यूलरी इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस जो है इसके चरण क्या हैं, इस दौरान क्या क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल हैं वो स्टेम सेल, जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती हैं वो आरबीसी का उत्पादन करती हैं। तो उनसे ही बनने वाली जो कुछ कोशिकाएं हैं जिनको हीमोसाइटोब्लास्ट कहते हैं, ये हीमोसाइटोब्लास्ट है वो भी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती हैं।
जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस जो है उस न्यूक्लियस में 4 से 5 तक न्यूक्लियोलस या केंद्रिकाएं प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो स्टेम सेल्स हैं ये हीमोसाइटोब्लास्ट स्टेम सेल होती हैं, जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन इनमें नहीं पाया जाता है। ये आगे समसूत्री विभाजन करती हैं और दूसरी कोशिकाओं के रूप में विभेदित होती हैं, जिसको मेगालोब्लास्ट सेल कहते हैं या प्रो इरिथ्रोब्लास्ट भी इनको कह देते हैं। तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होता है, उसमें भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसमें इस न्यूक्लियस या केंद्रक में 2 से 3 तक ही केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट आगे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में विभेदित होती हैं। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट जो है उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस नहीं होता है, यानी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है उसमें जो केंद्रिकाएं हैं वो केंद्रिकाएं विलुप्त हो जाती हैं। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट जो है वो फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में विभेदित होता है। तो यहाँ इंटरमीडिएट जो नॉर्मोब्लास्ट है इसमें फिर न्यूक्लियस है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है, वो डिक्रीज, उसकी साइज जो वह डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, छोटी होने लगती है। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है वो अपीयर होना स्टार्ट होता है, यानी इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दिखाई देगा। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट आगे लेट नॉर्मोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट होती हैं। लेट नॉर्मोब्लास्ट जो है उसकी साइज जो है वो फर्दर और न्यूक्लियस की साइज फर्दर और डिक्रीज हो जाती है और हीमोग्लोबिन की मात्रा उसमें धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेट नॉर्मोब्लास्ट है वो रेटिकुलोसाइट में डिफ्रेंशिएट होता है। रेटिकुलोसाइट में अब यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, आरएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है, आरएनए पाया जाता है लेकिन डीएनए नहीं पाया जाता क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं होता है। और रेटिकुलोसाइट जो है वो फिर अल्टीमेटली इरिथ्रोसाइट या आरबीसी में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। तो इरिथ्रोसाइट या आरबीसी होती हैं, उसमें फिर आरएनए भी नहीं होता है, नया इसमें डीएनए होता है और हीमोग्लोबिन जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम होता है, यानी जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन उसके अंदर समाहित हो सकता है वो यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से इरिथ्रोसाइट जो होती हैं वो जो परिपक्व आरबीसी होती हैं और उसमें मैक्सिमम हीमोग्लोबिन होता है, आरएनए और डीएनए या बाकी जो कोशिकाएं हैं वो उनमें नहीं पाए जाते। कौन कौन से कारक हैं जो इरिथ्रोपोइसिस को प्रभावित करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ी उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक तो होता है एनोक्सिया या हाइपोक्सिया, यानी अगर किसी स्थिति में अगर ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो हाइपोक्सिया कहलाती है। तो हाइपोक्सिया या एनोक्सिया की स्थिति में O2 के कम दाब के कारण जो है वो एनीमिया हो जाता है और कम कार्डियक आउटपुट होता है या फेफड़ों के रोगग्रस्त होने से हो जाता है। दूसरा इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन जो है एक कारक होता है, एक अणु होता है जो किडनी के द्वारा रिलीज होता है। जैसे ही बॉडी में हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न होती है तो हाइपोक्सिया की स्थिति को यानी कम ऑक्सीजन की डिलीवरी को जब ये जक्स्ट्रा मेडुलरी अपार्ट्स जो है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलरी अपार्ट्स जो नेफ्रॉन का होता है वो उसको डिटेक्ट करता है। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलरी अपार्ट्स जो है नेफ्रॉन का, वो जब कम ऑक्सीजन की डिलीवरी को देखता है, ऐसी स्थिति में ये एक जो कारक है या एक ग्लाइकोप्रोटीन है उसको रिलीज करता है जिसको इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। और इरिथ्रोपोइटिन जो है वो बोन मैरो पर कार्य करता है और फलस्वरूप आरबीसी का उत्पादन बढ़ जाता है या इरिथ्रोपोइसिस प्रेरित हो जाता है। तो इरिथ्रोपोइटिन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है जो किडनी के द्वारा रिलीज होता है और जब हाइपोक्सिया की स्थिति होती है ऐसी स्थिति में ये रिलीज होता है। तीसरा, कुछ खाद्य पदार्थ और हार्मोन्स हैं वो भी इरिथ्रोपोइसिस को प्रभावित करते हैं या उसको प्रेरित करते हैं, जैसे एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन है, ये इरिथ्रोपोइसिस को प्रेरित करते हैं। कुछ जो विटामिन हैं, विटामिन B12 है, विटामिन B6, विटामिन C, खनिज लवण है जैसे आयरन, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, पित्त लवण है, ये भी जो है वो इरिथ्रोपोइटिन को प्रेरित करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो ये जो कुछ कारक हैं वो इरिथ्रोपोइसिस को प्रभावित करते हैं, जिसमें एनोक्सिया या हाइपोक्सिया की स्थिति, ऑक्सीजन की कमी होना, ये ऑक्सीजन के कम पार्शियल प्रेशर के कारण हो सकता है, खून की कमी के कारण हो सकता है, या फिर कार्डियक आउटपुट जो है वो कम होने के कारण हो सकता है, या फेफड़ों के रोगग्रस्त होने के कारण हो सकता है, या फिर इरिथ्रोपोइटिन है या खाद्य पदार्थ और हार्मोन है। अब हम आगे आते हैं कि आरबीसी जो है उसका हम जानते हैं कि जीवन काल जो है वो हाफ लाइफ है वो 120 दिन माना जाता है। उसके बाद में आरबीसी है जो यकृत या सामान्यतः प्लीहा में अगर अपघटित हो जाती है और इसी कारण से प्लीहा को जो है वो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो आरबीसी जब टूटती है या उसका अपघटन होता है तो उसका हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है और हीमोग्लोबिन है उसका आगे विखंडन होता है। तो हीमोग्लोबिन का आगे अपघटन कैसे होता है? तो हीमोग्लोबिन में मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट होते हैं, एक हीम होता है, दूसरा ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ग्लोबिन प्रोटीन है उसको आगे उसका
अपघटन होता है और वो अमीनो एसिड में टूट जाती है, और अमीनो एसिड जो है वो अमीनो एसिड पूल में शामिल हो जाते हैं और उनका जो है पुनः रीयूज कर लिया जाता है, नई प्रोटीन के संश्लेषण में उनका उपयोग हो जाता है। हीम जो है उसके दो भाग होते हैं, आयरन होता है, दूसरी पोरफायरिन वलय होती है। तो पहले हम बात करते हैं आयरन की। आयरन जो है वो ब्लड में आता है और ब्लड में एक प्रोटीन होती है जिसको ट्रांसफेरिन कहते हैं। ट्रांसफेरिन प्रोटीन जो है वो आयरन के स्थानांतरण के या परिवहन के लिए आवश्यक होती है, ये एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है। तो आयरन जो है वो ट्रांसफेरिन प्रोटीन के साथ जुड़ के ब्लड में सर्कुलेट होता है। अगर ये एक्सेस अमाउंट में होता है तो ये लीवर में पहुंच जाता है और लीवर में इसको स्टोर कर लिया जाता है। लीवर में एक प्रोटीन होती है जिसको फेरेटिन प्रोटीन कहते हैं, तो लीवर में ये फेरेटिन प्रोटीन के साथ जुड़कर इसको स्टोर कर लेते हैं। अगर जब इसकी आवश्यकता होती है तो लीवर इसको वापस रिलीज कर देता है और ये ब्लड में आ जाता है और ट्रांसफेरिन प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। और या फिर ये जो आयरन है इसको बोन मैरो तक पहुंचा दिया जाता है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन से जुड़ के ये बोन मैरो तक पहुंचा दिया जाता है और वहाँ फिर नए हीमोग्लोबिन जो है उसके संश्लेषण के लिए उसका यूज कर लिया जाता है। दूसरा जो हीम का घटक है वो पोरफायरिन होती है, पोरफायरिन वलय होती है। पोरफायरिन वलय टूट के बिलीवर्डिन नामक एक वर्णक का निर्माण करती है, ये बाइल पिगमेंट या पित्त वर्णक होता है। बिलीवर्डिन जो है वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन जिसको हम जानते हैं ये बाइल पिगमेंट पित्त वर्णक होते हैं जो लीवर तक पहुंचा दिए जाते हैं। लीवर में ये पहुंचा दिए जाते हैं। लीवर में यहाँ पर ये एक पदार्थ के साथ जुड़ते हैं जिसको यूडीपीजीए कहते हैं। तो यूडीपीजीए जो इसके साथ जुड़ के ये कॉन्जुगेट फॉर्म में बदल जाते हैं, कॉन्जुगेट बिलीरुबिन के रूप में बदल जाते हैं। और इस कॉन्जुगेट बिलीरुबिन को फिर जो पित्त नलिका है अपनी, उस पित्त नलिका की सहायता से इसको एलिमेंट्री कैनाल तक पहुंचा दिया जाता है। ये अपनी आहार नाल में आ जाते हैं। पित्त रस के साथ ये जो बिलीरुबिन और या बिलीवर्डिन है ये आहार नाल में आ जाते हैं। आहार नाल में ये जो बिलीरुबिन है ये या तो फिर वापस ब्लड में चला जाता है और ब्लड के साथ ये सर्कुलेट होके ये किडनी में पहुंच जाता है। तो किडनी में ये पहुंच जाता है और किडनी में फिर इसको यूरोक्रोम में बदल दिया जाता है और यूरोक्रोम जो है वो पीले रंग का एक वर्णक होता है और इसी कारण से जो अपना यूरिन होता है या मूत्र होता है उसका रंग पीला होता है। या फिर आहारनाल में जो बिलीरुबिन है ये जब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ पे उपस्थित कुछ जीवाणु हैं वो इसको एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको स्टर्कोबिलिन कहते हैं। और स्टर्कोबिलिन है वो विस्टा के साथ उत्सर्जित होता है और इसी कारण से विस्टा को जो कलर होता है वो पीले रंग का होता है। तो बिलीरुबिन अगर ब्लड में पहुंच जाता है तो वो किडनी के द्वारा उत्सर्जित होता है यूरोक्रोम के रूप में, और अगर ये आहारनाल के द्वारा अगर ये विस्टा के साथ उत्सर्जित होता है तो ये स्टर्कोबिलिन के फॉर्म में उत्सर्जित होता है। तो इस प्रकार से हीमोग्लोबिन के अपघटन से ग्लोबिन प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट जाती है जिसका पुनः दूसरे प्रोटीन के संश्लेषण में उनका यूज कर लिया जाता है। और हीम जो है वो बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन जो पिगमेंट के रूप में बदल जाता है जो लीवर में पहुंच जाते हैं और लीवर के द्वारा इनको पित्रस के साथ या तो आहारनाल में रिलीज कर दिया जाता है या ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पहुंच जाते हैं। अगर ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पहुंचते हैं तो किडनी के द्वारा ये यूरोक्रोम में बदल दिया जाता है और फिर यूरिन के साथ रिलीज होता है। और आहारनाल के द्वारा अगर ये उत्सर्जित किए जाते हैं तो बिलीरुबिन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है जिसको विस्टा के साथ उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये आरबीसी जो है इसकी डिटेल में चर्चा मैंने इस व्याख्यान में की है, सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट व्याख्यान में मैं फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।